हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे और सभी के दोस्तों जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, यदि प्रकाश के मार्ग पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों में मुड़ जाता है, यह घटना क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा प्रकाश का जो मार्ग होता है दोस्तों किरणों का, वो एक सरल रेखीय गति होती है। क्वेश्चन बार बार आता है। तो सरल रेखा में दोस्तों प्रकाश गमन करता है, लेकिन यदि आप रास्ते में कोई अपारदर्शी का मतलब दोस्तों आप आर पार उससे नहीं देख पाते, एग्जाम्पल के तौर पर आप पत्थर को ले लें या फिर दरवाजे को ले लें, तो ये दोस्तों एक प्रकार का अपारदर्शी यहाँ पर वस्तु है। तो यहाँ से दोस्तों प्रकाश आएगा तो थोड़ा सा किनारों से मुड़ के इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ेगा या फिर नीचे को चला जाएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों मार्ग से भटक जाएगा। तो इससे आप क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के मुड़ने को क्या कहते हैं आप, ये आपका व्यतिकरण कहलाएगा या अपवर्तन कहलाएगा या विवर्तन कहलाएगा या परावर्तन कहलाएगा। ये दोस्तों आपका कहलाता है विवर्तन। डिफ्लेक्शन दोस्तों आपका कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपको परावर्तन का मतलब पता होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब पता होगा, जब प्रकाश किसी दर्पण से ही मान लीजिए आपका यहाँ पर टकरा के दोस्तों बैक हो जाता है, इस प्रकार से आपका बैक हो गया, तो इसे आप कहते हैं दोस्तों परावर्तन। और वैसे ही दोस्तों अपवर्तन का मतलब होता है जब मान लीजिए कोई माध्यम है, यहाँ पर आपका जल ले लें या फिर कांच ले लें, कोई भी आप माध्यम ले लें, मीडियम ले लें, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कोई रे आई, कोई ऊपर से दोस्तों किरण आती है और ये आपकी कुछ भाग दोस्तों अंदर को चला जाता है और कुछ भाग बाहर को आ जाता है। तो ऊपर वाला तो आपका वही हो गया दोस्तों परावर्तन हो गया, लेकिन जो नीचे को गया ये आपका अपवर्तन कहलाता है। और वैसे ही दोस्तों आपका जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण में क्या होता है, जब आप किसी यहाँ पर देखिए कोई प्लेट यहाँ पर रख दी, बीच में आपने दो यहाँ पर छिद्र छोड़े और यहाँ पर आपने दोस्तों आपने सोर्स लिया प्रकाश का, तो यहाँ से जब आप किरणों को छोड़ेंगे तो इनमें दोस्तों एक प्रकार का पाथांतर हो जाएगा, अर्थात इनका फेज डिफरेंस होगा दोस्तों, कलांतर होगा। तो इससे क्या होगा, आपको पर्दे पर पीछे इस प्रकार की रिंगें प्राप्त होती हैं। तो इसे दोस्तों आप ध्रुवण कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी की सारी घटनाएं दोस्तों आपकी कुछ यहाँ पर 5-6 घटनाएं हैं जिनके आधार पर बार बार क्वेश्चन आता है, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, घरों में विद्युत का परिपथ कैसा होता है। हमारे घरों में दोस्तों जो विद्युत का परिपथ होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। परिपथ का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए दोस्तों, परिपथ किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ से धारा बहती है ऐसा एक बंद पाथ, एक बंद वाला पाथ दोस्तों परिपथ कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका दोस्तों एक प्रकार का परिपथ है, बंद पाथ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे घरों में होता है वो दोस्तों एक प्रकार का परिपथ ही होता है। तो कैसे क्रम में होता है आपको बताना है, श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में होता है या मिश्रित क्रम में होता है या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है समांतर क्रम में। समांतर को दोस्तों आप पार्श्व भी बोल देते हैं। देखिए आपका पार्श्व लेके आएगा तो वहाँ पर भी आप टिक कर देंगे, या फिर दोस्तों आप पैरेलल कहते हैं, PARLLEL, या फिर आप दोस्तों इसे पैरेलल कहेंगे, पैरेलल या पार्श्व या फिर आपका समांतर क्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, देखिए यदि आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर दोस्तों आपका मान लीजिए आपका फ्रिज है, यहाँ फ्रिज जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आपका चार्जर है, तो आप लगातार श्रेणी क्रम में एक प्रकार से जोड़ते हैं। अब मान लीजिए आपका बल्ब यहाँ पर ख़राब हो गया, बीच में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा ये पाथ बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका श्रेणी क्रम में दोस्तों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो सारे के सारे दोस्तों आपके काम करना बंद कर देंगे। लेकिन समांतर क्रम में क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका अलग अलग प्रकार से आप इनको लेते हैं। आपने यहाँ से सप्लाई को अलग अलग प्रकार से ले लिया, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर बल्ब है तो ये फ्यूज़ हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका पाथ होगा वो आपका चलता रहेगा। तो इससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब नहीं होगा। तो ये दोस्तों आपका फ़ायदा होता है समांतर क्रम का। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तरंग की प्रकृति क्या है। तरंग मतलब दोस्तों आपका जो वेव होती है उसका नेचर दोस्तों कैसा होता है आपको बताना है क्वांटम के आधार पर। क्वांटम दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका अभी जो हमारी भौतिकी में दोस्तों माना जाता है, क्वांटम सिद्धांत को दोस्तों सर्वमान्य अभी माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों क्या कहा गया है, कैसा नेचर बताया गया, या तरंग का आपको बताना है, फोटोन का या तरंग का या कण का या द्वैत प्रकृति का। ये दोस्तों आपका द्वैत प्रकृति बताया गया है दोस्तों। द्वैत मतलब आपका ड्यूल मतलब दोस्तों आपका 2 प्रकार का नेचर होता है। उनमें 2 प्रकार के हैं दोस्तों, एक आपका तरंग है, एक आपका है दोस्तों कण, पार्टिकल। तो ये दोस्तों यदि आप देखेंगे आपका अभी अभी आपने देखा विवर्तन को दोस्तों, पाथ से मुड़ना, जो आपका मान लीजिए कोई मार्ग में बीच में कोई अवरोध आ गया तो वहाँ से मुड़ जाता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का तरंग का नेचर दिखाता है। और वैसे ही दोस्तों आप देखते हैं प्रकाश एक प्रकार से कणों का दोस्तों, छोटे छोटे कणों का प्रवाह होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप कण के नेचर को भी देखते हैं और साथ ही साथ तरंग के भी नेचर को देखते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप इसको ड्यूल नेचर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, बल्ब में रासायनिक दृष्टि से कौन सी वाली गैस भरी जाती है। बल्ब जो होता है दोस्तों उसमें कौन सी वाली गैस यहाँ पर भरी जाती है, अग्रिय गैस भरी जाती है दोस्तों, आपको बताना है। ये आपकी नाइट्रोजन होगी या आर्गन होगी, या नाइट्रोजन और आर्गन दोनों होगा, या फिर हाइड्रोजन। इसमें दोस्तों आपका दोनों ही भरी जाती हैं, N2 भी दोस्तों और आर्गन भी। अब देखिए मुख्यतः दोस्तों आपकी आर्गन भरी जाती है और नाइट्रोजन भी दोस्तों आपकी भरी जाती है। तो यदि आपको आर्गन लिख के आएगा तो आप आर्गन में टिक करेंगे, यदि आपको दोनों दिए होंगे दोस्तों तो आप दोनों को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में दोस्तों यहाँ पर देखिए दर्पण बताना आपको कौन सा वाला मुख्यतः होता है दोस्तों। दर्पण का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, मुख्यतः आपकी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तल होगा या अवतल होगा या उत्तल होगा या समतल होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रयोग में आता है अवतल अर्थात कॉनकेव दोस्तों। कॉनकेव मिरर का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। तो टॉर्च में दोस्तों एक प्रकार से आपको एक बड़ा पुंज प्राप्त होता है, तो इसीलिए दोस्तों आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपको अवतल दर्पण के और भी प्रयोग पता होने चाहिए, जैसा कि आपका दोस्तों शेविंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और चिकित्सा में दोस्तों आपका दांतों को देखने के लिए या फिर चेहरे में छोटे छोटे छिद्रों को दोस्तों, दागों को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, हजामत करने में इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो हेडलाइटें होती हैं उनमें भी दोस्तों इसी का इस्तेमाल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही दोस्तों आपका जो उत्तल दर्पण होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एक तो आपका पश्चिम दृश्य में होता है दोस्तों, जैसा कि आपका साइड मिरर जो आपका लगा रहता है वाहनों में किनारे से लगा रहता है, तो वहाँ पर होता है। और दोस्तों यदि आपको छोटा प्रतिबिंब देखना होता है किसी भी बड़ी वस्तु का, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, समतल दर्पण में 1 मीटर की वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखें, उसकी मान लीजिए आपका लंबाई क्या है, 1 मीटर की है, तो आपको प्रतिबिंब कितने मीटर का प्राप्त होगा आपको बताना है। ये आपका 0.5 का या 1 मीटर का या 1.5 मीटर का या 2 मीटर का, ये दोस्तों आपको प्राप्त होगा 1 मीटर का ही। आपको समतल के बारे में देखिए दोस्तों आपका कॉमन जानकारी पता होनी चाहिए। इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो आपका आभासी बनता है, आभासी हो गया, और दोस्तों आपका सीधा हो गया, और वस्तु की साइज़ के बराबर हो गया, अर्थात बराबर दोस्तों उसका साइज़ हो गया। तो ये आपकी सारी चीज़ें दोस्तों आप याद रखेंगे। तो इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको अवतल, समतल और उत्तल तीनों के ही पता होने चाहिए। यदि आप अवतल में देखते हैं दोस्तों आपका सीधा तो आपको प्राप्त होता है लेकिन आभासी होता है, लेकिन दोस्तों वैसे आप उत्तल में देखेंगे तो आपको हमेशा ही उल्टा प्राप्त होगा दोस्तों, उल्टा प्राप्त होगा, लेकिन कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको इन्हीं के आधार पर बार बार क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी अथवा सेल में से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप बैटरी से या फिर आप दोस्तों एक सेल से जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आपको दोस्तों ऊर्जा किस फॉर्म में परिवर्तित करनी पड़ती है दोस्तों, आपको बताना है किस फॉर्म में परिवर्तन होता है ऊर्जा में, या आपका रासायनिक ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में या सौर ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें दोस्तों आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा दोस्तों विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि बताइए बैटरियों में कैसी विद्युत होती है, तो वहाँ पर आप बोल देंगे दोस्तों आपका डीसी होती है। डीसी मतलब आपका दिष्ट धारा होती है, न कि दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के, दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई परिपथ है, मान लीजिए आपका इस प्रकार से परिपथ है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दोस्तों आपका यहाँ को गमन करते हैं इस प्रकार से। तो आपको बताना है दोस्तों आपका धारा जो बहेगी उसमें, तो धारा का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, कौन सा वाला होगा, कोई नहीं, या अनुदिश होगा इलेक्ट्रॉनों के, या विपरीत होगा, या ऊर्ध्वाधर होगा। ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होता है। आप याद रखेंगे, बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जहाँ को दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन बहेंगे, यहाँ को बह रहे हैं, तो धारा की दिशा दोस्तों इधर को होगी, तो ये दोस्तों आपका धारा की दिशा हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे, जहाँ को भी दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन बहेंगे उसकी विपरीत दिशा में दोस्तों धारा की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कहें आप प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं या फिर है। पहले आप दोस्तों पारितंत्र को समझिए। पारितंत्र का मतलब होता है दोस्तों जैविक, जीव और दोस्तों अजीव घटक, अजीव घटक, इनको मिलाने के बाद दोस्तों क्या बनता है, पारितंत्र बनता है। जीव में दोस्तों आपके सारे के सारे प्राणी आ गए, जिनमें दोस्तों हम भी आते हैं। और वैसे दोस्तों आपका अजीव में जैसे आपका हो गया हवा हो गया, पानी हो गया,
या फिर सूर्य का प्रकाश हो गया। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपकी अजैविक घटक में आते हैं। तो इनको मिला के दोस्तों क्या बनता है, एक प्रकार का पारेतंत्र बनता है दोस्तों। अब आपको बताना प्राकृतिक पारेतंत्र कौन सा वाला है। प्राकृतिक मतलब जो आपका नेचुरली पहले से है वो दोस्तों आपको प्राकृतिक यहाँ पर बताना है। ये आपका तालाब होगा, झील होगा, खेत होगा, या ए और बी दोनों। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि आप देखते हैं तालाब और झील दोस्तों दोनों ही प्राकृतिक हैं, लेकिन खेत दोस्तों मानव के द्वारा निर्मित है। तो ये दोस्तों आपका निर्मित जो वाला होगा वो आपका कृत्रिम कहलाएगा। आप याद रखेंगे कृत्रिम क्या होगा दोस्तों, पारेतंत्र। तो यहाँ पर देखिए आपका जो खेत है या फिर आपका बागीचा है या फिर जो भी दोस्तों मानव के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मैदान हैं, वो सारे के सारे दोस्तों आपके कृत्रिम पारेतंत्र के हिस्से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से डैश का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्पादक का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर मेन होते हैं, जो दोस्तों पैदा करने वाले होते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों आपका पैदा करने वाले कौन है दोस्तों, वो है पेड़ और दोस्तों आपके शैवाल, हरित शैवाल जो होते हैं वो दोस्तों आपके क्या होते हैं, मुख्य रूप से दोस्तों उत्पादक होते हैं। और जो बाद में दोस्तों इनको खाने वाले होते हैं वो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता में दोस्तों आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस प्रकार से होते हैं, आपको मालूम होगा, जो कि दोस्तों एक प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका शुरुआत में जो आएगा वो आपका उत्पादक आएगा। उत्पादक मतलब जो पैदा करने वाले हैं, तो वो दोस्तों आपके मिलने यहाँ पर होते हैं। तो उत्पादक क्या करते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक मतलब दोस्तों जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको दोस्तों अमीनो एसिड में या खनिज में या कार्बनिक रसायन में या कार्बनिक पदार्थों में, तो ये दोस्तों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक पदार्थों में दोस्तों कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप देखें दोस्तों आपके जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको कार्बनिक पदार्थों में CO2 की उपस्थिति में आप देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें आपका CO2 होता है और सूर्य का प्रकाश होता है मुख्यतया, और क्लोरोफिल के माध्यम से दोस्तों क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन होता है उसका एक प्रकार से वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में संरक्षित रहता है और O2 दोस्तों बाहर निकल जाती है। और O2 का दोस्तों बाद में यहाँ पर हम पूरा श्वसन क्रिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रिया दोस्तों मुख्यतः होती है। तो इसमें आपका एक प्रकार से जो कार्बनिक पदार्थ हैं दोस्तों, उनमें आपका कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं आपके शुगर हो गया दोस्तों, या फिर आपका मंड हो गया, तो इसके रूप में दोस्तों ये अपने आप में उनको रख लेते हैं। और बाद में दोस्तों इनको खाने पर मानव जो है या फिर कोई भी जो इनको खाता है शाकाहारी दोस्तों, उनको ये मिलता है। जैसा कि आपका जो प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता होगी तो इनको दोस्तों ये मिलेगा। ये दोस्तों इस प्रकार से हमें कार्बन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई देता है, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक का मतलब होता है दोस्तों आपका जो बड़ी चीज़ों को दोस्तों छोटे छोटे घटकों में बांट देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, बड़ा बड़ा एक पदार्थ होता है, उसको बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में दोस्तों बांट दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, आप सड़ना बोलते हैं, उसे गलना बोलते हैं। तो वही दोस्तों एक प्रकार से अपघटन या फिर आप कहें निम्नीकरण दोस्तों कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कवक होगा, विषाणु होगा, जीवाणु होगा, या ए और सी दोनों होंगी। ये दोस्तों आपकी ए और सी दोनों हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपके जीवाणु और जो कवक होते हैं दोस्तों क्या करते हैं, मान लीजिए आपका बड़ा कोई जटिल पदार्थ है दोस्तों, जटिल कार्बनिक पदार्थ है मान लीजिए, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इनको छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करके दोस्तों एक सामान्य सा कार्बन बना देंगे। मान लीजिए दोस्तों बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ को लें, ये उसको क्या करेंगे दोस्तों एक सामान्य कार्बन श्रृंखला में बदल देते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका आराम से जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन का उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। ये आपका सोलर प्लेटें या सोलर कुकर या स्वपोषी या विषमपोषी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए स्वपोषी बदलते हैं दोस्तों। स्वपोषी मतलब दोस्तों आपके जो स्वयं भोजन बनाने वाले होते हैं, जैसा कि आपका पेड़ पौधे हो गए दोस्तों, या फिर आप कहें शैवाल जो भी हैं, ये दोस्तों आपके क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों उसको लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में दोस्तों बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक उत्पादक ने 50 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की तो उसके प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। आप कोई भी यहाँ पर दोस्तों उत्पादक को ले लें, उत्पादक के बारे में पहले आपको बता दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों 50 कैलोरी ऊर्जा इसके पास में है, तो ये दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, इसका उपभोग करने वाला होगा दोस्तों, इसको लेगा खाएगा, तो उसको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी आपको बताना है। या आपका 0.5 कैलोरी या 5 कैलोरी या 50 कैलोरी या 10 कैलोरी। इसको दोस्तों केवल और केवल 5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। आपको याद रखना है दोस्तों, जो भी यहाँ पर देखिए प्राथमिक से दूसरे में जाएगा दोस्तों, उसको केवल आपका 10% की ऊर्जा मिलती है। आप याद रखेंगे, मान लीजिए आपका 50 था, तो 50 का दोस्तों आप 10% निकालेंगे तो आपको केवल क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा दोस्तों। अब मान लीजिए आपका जो प्राथमिक को खाने वाला होगा दोस्तों,
उसको कितना मिलेगा, उसको भी 10 ही प्रतिशत मिलेगा दोस्तों। अर्थात 5 का मान लीजिए आपका 5 खाई, तो 5 में से दोस्तों केवल क्या मिलेगी, 0.5 ही मिल पाएगी। तो उससे आगे दोस्तों आपका 0.05 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों लगातार 10% आपको मिलता रहेगा। जो बची हुई ऊर्जा होती है दोस्तों, आपका जो 90% होता है वो कहाँ जाता है, वो आपका दोस्तों शारीरिक जो रासायनिक पाचन क्रिया होती है या फिर आपका दोस्तों अन्य कार्य होते हैं, तो सारे में खर्च हो जाता है दोस्तों। केवल आपका 10% ही जैविक ऊर्जा के रूप में, जैविक ऊर्जा मतलब जो हमारे शरीर में रहती है दोस्तों, उस ऊर्जा के रूप में बचता है। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तार के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, या तार की लंबाई पर, या तार की प्रकृति पर, या उपरोक्त सभी पर। ये दोस्तों आपका उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा। आपको पता है दोस्तों, मान लीजिए आपका एल लंबाई का तार है, तो इसमें दोस्तों आपका एरिया ए है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है आर, वो दोस्तों एल के अनुक्रमानुपाती होता है और ए के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि आप दोस्तों प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आर बराबर, यहाँ पर आपका दोस्तों रो आ जाता है और एल बट्टे ए आता है। रो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों आपका प्रतिरोधकता है, जो कि पदार्थ की दोस्तों एक प्रकार से प्रकृति पर खास तौर पर निर्भर करती है। तो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपकी यहाँ पर से क्लियर हो जाएंगी। और ये फॉर्मूला दोस्तों आप याद रखें, ताकि आपको हमेशा दोस्तों इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि मान लीजिए आपने लंबाई को दोगुना कर दिया या फिर आपने क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो वहाँ पर दोस्तों आप इसी का इस्तेमाल करके बताएंगे कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आप प्रत्येक हीम अणु में अधिकतम कितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े रहते हैं। दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर हीम अणु के बारे में पता होगा। जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जिसके कारण दोस्तों हमारे रक्त का रंग लाल होता है, वो आपका हीम कण कहलाते हैं असल में। तो हीम कणों में दोस्तों आपको पता होगा आयरन होता है, आयरन अर्थात Fe होता है दोस्तों। एक हीम कण में दोस्तों यहाँ पर देखिए अधिकतम आपके 4 Fe होते हैं दोस्तों, 4 आयरन के पार्टिकल होते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक क्या करेगा दोस्तों, एक पार्टिकल एक ऑक्सीजन अणु को कंटेन कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 4 कितनों को करेंगे, 4 को ही करेंगे दोस्तों। तो आप कह देंगे एक हीम कण में दोस्तों आपके अधिकतम जो है वो आपके 4 ऑक्सीजन के परमाणु आ सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद रखेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको इस प्रकार के लगातार वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियोस में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।